फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए आज की क्लास जो हम लोग ले रहे हैं वो है आईपीसी नवंबर 2015 के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास, क्योंकि आज की क्लास में हम करेंगे सर्विस टैक्स, नेगेटिव लिस्ट प्लस मेगा एग्जम्पशन। नेगेटिव लिस्ट को हम बेस बनाएंगे, और जहां जहां नेगेटिव लिस्ट के साथ मेगा एग्जम्पशन आ रहा है उसको हम साथ साथ पढ़ेंगे। जो बचे हुए मेगा एग्जम्पशन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, करना वो भी चाहिए, लेकिन उसको आप पढ़ सकते हो सिंपल तरीके से। जो भी कॉम्प्लिकेटेड मेगा एग्जम्पशन है वो हम यहां डिस्कस कर रहे हैं। तो मुश्किल मेगा एग्जम्पशन जो नेगेटिव लिस्ट के साथ को रिलेट हो रहा है उसको हम आज की क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो पहले आपको एक बार ऐसा करें कि पहले आपको नेगेटिव लिस्ट लर्न करवा दें, याद करवा दें। नेगेटिव लिस्ट एक बार याद करवा देते हैं, उसके बाद हम नेगेटिव लिस्ट को एक एक करके डील करेंगे। नेगेटिव लिस्ट ए बी सी ऐसे पहले एक बार लर्न कर लेते हैं, फिर एक एक करके इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, आइए ये देखिए आपके लिए ये है नेगेटिव लिस्ट। नेगेटिव लिस्ट सरकार, आरबीआई, फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, कृषि, खेतीबाड़ी, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया, टोल रोड चार्जेस, गैम्बलिंग, बैटिंग और लॉटरी, एंटरटेनमेंट इवेंट, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी, एजुकेशन, रेजिडेंशियल हाउस एट रेंट, फाइनेंशियल चार्ज, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और अंतिम क्रिया, मृत्यु के बाद की अंतिम क्रिया। ठीक है, इसको लर्न कैसे करना है, याद कैसे करना है, कहानी छोटी सी बना सकते हैं हम लोग। बहुत सिंपल कहानी है, छोटी सी कहानी है जिसमें सरकार, आरबीआई और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन, इन तीनों ने मिलकर एक आम आदमी को सजेशन दिया। क्या कि भाई खेतीबाड़ी करो। सबसे पहला प्राइमरी हमारे देश में जो मुख्य कार्य है वो खेतीबाड़ी है। तो इन तीनों ने मिलके आम आदमी को सजेस्ट किया कि आप खेतीबाड़ी करें। ठीक है, आम आदमी खेतीबाड़ी में लग गया, लेकिन उसने क्या देखा, खेतीबाड़ी में ज्यादा प्रॉफिट नहीं है, मुनाफा कम है। इसने खेतीबाड़ी छोड़कर शुरू कर दिया गुड्स खरीदने बेचने का काम, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स खरीदने बेचने का काम इसने शुरू कर दिया। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। जब ये गुड्स खरीद बेचने का काम कर रहा था तो इसके दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया कि भाई साहब, अगर ये सामान मैं खरीद कर बेचता हूं तो 10 रुपए का मुनाफा है, अगर इसे बनाऊं मैं खुद तो मुनाफा ज्यादा हो जाएगा। और ऐसा सोचकर इसने ट्रेडिंग का काम बंद करके मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। यानी अब वो गुड्स खरीद कर नहीं बेचता, बनाकर बेचता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम शुरू कर दिया। लेकिन तब उसे सच्चाई का पता चला। कौन सी सच्चाई? भाई साहब, जब आप ट्रेडिंग कर रहे थे तो गुड्स ब्रांडेड थे, अब आप खुद बना रहे हो, आपका नाम जानता कौन है, ये गुड्स बिकेगा भी या नहीं। इसलिए जरूरत पड़ी एडवर्टीजमेंट की। सही है ना, सीक्वेंस बनता जा रहा है। इसलिए जरूरत पड़ी बेटा एडवर्टीजमेंट की। आम आदमी के एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं हम, रेडियो टेलीविजन की बात नहीं कर रहे, प्रिंट मीडिया की बात कर रहे हैं। प्रिंट मीडिया में साहब ने अपने प्रोडक्ट का ऐड डालना शुरू किया, तब जाकर वो कहीं सक्सेस हो पाया। जब ये सक्सेस हो गया, यहां तक तो याद हो गया ना, पैसे कमा लिए खूब सारे उसने। 3 लोगों ने मिलकर आम आदमी को सजेस्ट किया, कृषि करो, खेतीबाड़ी करो। खेतीबाड़ी से लाभ ना पाकर उसने ट्रेडिंग का काम शुरू किया। ट्रेडिंग करने के बाद उसे ख्याल आया कि अगर ये मैं खुद बनाऊं तो ज्यादा मुनाफा आएगा। लेकिन खुद बनाने के बाद सच्चाई का पता चला कि भाई साहब, बना तो रहे हैं लेकिन ये बिकेगा कैसे, इसके लिए एडवर्टीजमेंट की जरूरत है। एडवर्टीजमेंट करने के बाद, प्रिंट मीडिया में एडवर्टीजमेंट करने के बाद फिर इसका बिजनेस चल पड़ा, सक्सेस हो गया, खूब पैसे इसने कमा लिए। पैसे कमाने के बाद बारी आई घूमने फिरने की, जिंदगी के लुफ्त उठाने की। तो साहब परिवार ने, फैमिली ने मिलकर, ये फैमिली इसीलिए तो बनाया मैंने,
फैमिली ने मिलकर तय किया कि देश में कहीं घूमने जाएं। कहां जाएं, कहां जाएं? मैंने चुना है आपके लिए गोवा। गोवा जाओ घूमने के लिए। किसी ने बता दिया गोवा जाने का, सजेशन दे दिया। बाय रोड जब ये गोवा गए तो सपोज करें भाई रास्ते में टोल तो पड़ेगा ही, टोल चार्जेस भी देने पड़ते होंगे, ये भी हमारे नेगेटिव लिस्ट में है। ऑल दीज आर कवर्ड अंडर नेगेटिव लिस्ट, नॉट टैक्सेबल, है ना, सर्विस टैक्सेस पे चार्ज नहीं होता। चलिए टोल रोड पे चार्जेस देने के बाद साहब गोवा पहुंच गए। गोवा इसलिए मैंने चुना है बेटा आपके लिए कि गोवा पहुंचते ही सबसे पहले इनका स्वागत कौन करता है? जुआ खाना, है ना, क्लब। तो वहां बहुत सारे कैसीनो हैं जहां पर वो गए और भाई साहब जो जिनका नाम हमने रख लिया है इस कार्य के लिए मिस्टर राम, ये मिस्टर राम, उनकी पत्नी और 2 बच्चे। मिस्टर राम तो लग गए जुए में। पत्नी और बच्चों ने कहा कि क्या हमारे लिए, क्या हम तो जुआ नहीं खेलते, हमें भी तो एंटरटेनमेंट करने का अधिकार है, हम भी तो घूमने आए हैं। तो राम बाबू ने उनको सजेस्ट किया कि आप आसपास में ही बहुत सारे इवेंट हो रहे हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट, आप वहां एंटर कर जाओ, जो भी पैसा लगेगा दे देना, एंटर करने पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता, एंट्री फीस पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता। ठीक है साहब। तो भाई मिलकर उन्होंने 10 दिन आनंद उठाया गोवा में और राम बाबू जुए में हारते चले गए, हारते चले गए, हारते चले गए। इतना कुछ हार लिया कि जो दिल्ली में उनका मकान था वो सब कुछ उन्होंने दांव पर लगा दिया, सब कुछ हार गए। बुरा हाल। जब पत्नी और बच्चे वापस आए, इनको जुआ खाने में देखा तो फ्लैट पाया, मतलब लेटा हुआ पाया। भाई साहब सब कुछ हार चुके थे, किसी तरह बड़ी मुश्किल से, बामुश्किल से किसी तरह घर वापस आ सके, लेकिन अब इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। बिजली के बिल देने को पैसे नहीं, बच्चों को पढ़ाने के स्कूल फीस देने को पैसे नहीं, यहां तक कि मकान भी, चूंकि जुए में हार गए साहब, तो अब किराए के मकान पर भी मुश्किल से गुजारा चल रहा है। तो बताइए, जुआ खेलना बुरी बात है ना। जुआ खेलने के बाद 3 चीजों की याद आएगी, बिजली, शिक्षा और मकान। तो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी, शिक्षा, एजुकेशन और रेंटेड हाउस, इस पर सर्विस टैक्स नहीं है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो हम एक मोटे मोटे तौर पर याद कर रहे हैं। सीक्वेंस यहां तक याद है? जल्दी बताइए। सरकार, आरबीआई और फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन ने मिलकर आम आदमी को सजेस्ट किया कृषि करने का काम। कृषि में ज्यादा मुनाफा ना पाकर उसने ट्रेडिंग शुरू किया। ट्रेडिंग के बाद मैन्युफैक्चरिंग की बारी आई। मैन्युफैक्चरिंग चलेगा बेहतर तब जब वो ऐड मारेंगे। ऐड किया उन्होंने, कहा प्रिंट मीडिया में। खूब पैसे कमाने के बाद गोवा जाने का सोचा। रास्ते में टोल रोड, टोल चार्जेस। गोवा पहुंचते ही राम लग गया जुए में, उनकी पत्नी बच्चे एंटरटेनमेंट इवेंट में चले गए। राम जब जुए में सब कुछ हार गया, बामुश्किल वापस आ पाया। वापस आने के बाद 3 चीजें जो उनके लिए बड़ी दुर्लभ हो गई, वह है बिजली, शिक्षा और किराए का मकान। जब आपकी जिंदगी खराब सी चलने लगती है, भगवान ना करे, तो बैंक वाले आपको बहुत तलाश करते हैं कि भाई सुना है पैसे की बहुत जरूरत है तुम्हें, लोन ले लो। अब तो ब्याज ही तो देना पड़ेगा। कौन सा ब्याज पे सर्विस टैक्स लग रहा है? ब्याज पे कोई सर्विस टैक्स नहीं है, ब्याज ही तो देना है, दे देना। ब्याज नेगेटिव लिस्ट में है भाई, सर्विस टैक्स नहीं है। तो बैंकों ने पकड़ लेना है। राम को बैंक ने पकड़ लिया और उसे बैला फसला कर मोटा लोन पकड़ा दिया। अब तो बस राम की जिंदगी बहुत दुर्लभ हो गई। भाई जब आप ब्याज के चक्कर में एक बार पड़ेंगे ना, तो बस यात्रा ही यात्रा। पूरे जिंदगी का सफर इंसान का सफर ना रह के सामान का सफर रह जाएगा। तो बताइए, एक बार ब्याज के चक्कर में कोई पड़ गया तो इंसान का सफर ना रह के सामान का सफर रह जाएगा। यानी वो सामान की तरह यूज किया जाएगा इंसान। तो इंसान को अपना सफर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर ना लग के क्या लगेगा अपने आप को, क्या फील करने का, वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स। और बताइए, अंत में जब इतना बुरा हाल हो जाना है तो राम का एक दिन नाम, राम नाम सत्य हो जाना है। कहने का मतलब लास्ट की जितनी भी गतिविधि है, मरने के बाद जो भी प्रक्रिया है, उसके जितने भी चार्जेस होते हैं उस पे सर्विस टैक्स नहीं लगता। यह था सर्विस टैक्स नेगेटिव लिस्ट का फटाफट एक रिव्यू। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, पसंद आया होगा, याद हो गया होगा। ठीक है जी। अब हम एक एक करके सबको डिटेल में पढ़ेंगे। आज की क्लास का मेन काम वो यहां से शुरू होता है। मेन काम हमारी क्लास में आज ये है कि नवंबर 2015 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको इंपॉर्टेंट नेगेटिव लिस्ट और मेगा एग्जामिशन है इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में, इनको मिक्स करके, मर्ज करके समझाया जाए, पढ़ाया जाए और याद करवा दिया जाए। ठीक है जी।
तो शुरू हो जाएं। बताइए सबसे पहले नेगेटिव लिस्ट नंबर 1, सर्विस प्रोवाइडेड बाई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी इज नॉट टैक्सेबल। जब भी मैं वर्ड यूज करूंगा नॉट टैक्सेबल, तो इसका मतलब आप क्या समझेंगे? बताइए, जब भी मैं शब्द इस्तेमाल करूंगा नॉट टैक्सेबल, जब भी मैं कहूंगा नॉट टैक्सेबल, तो इसका मतलब समझना नेगेटिव लिस्ट। और जब मैं कहूंगा एग्जम्प्ट, जब मैं लिखूंगा एग्जम्प्ट, तो इसका मतलब मेगा एग्जम्पशन। मेगा एग्जम्पशन नेगेटिव लिस्ट मिक्स करके ही पढ़ने में मजा है। तो नेगेटिव लिस्ट नंबर 1, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और लोकल अथॉरिटी द्वारा जो सर्विस दी जाती है वो एग्जम्प्ट है। ठीक है साहब? क्या सरकार द्वारा सभी सर्विस एग्जम्प्ट है? नहीं, 4 सर्विसेज हैं जो सरकार देगी और वो एग्जम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। कौन सी है वो 4 सर्विस? PAST, पी से पोस्ट ऑफिस, ए से एयरपोर्ट या पोर्ट पर सरकार द्वारा दी जाने वाली सर्विस, सपोर्ट सर्विस जो बिजनेस एंटिटी को दी जाती है, एस से, और टी से ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस। ट्रांसपोर्टेशन की सारी सर्विस नहीं, कुछ लिमिटेड सर्विस टैक्सेबल है, कुछ उसमें एग्जम्पशन भी है, वो हम देखेंगे डिटेल में। तो बताइए, सरकार द्वारा सभी सर्विस एग्जम्प्ट है? सभी सर्विस मतलब नेगेटिव लिस्ट में है? नहीं, 4 सर्विस टैक्सेबल है। PAST पास्ट टैक्सेबल है। अब हम P की बात करें, P पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में 4 सर्विस मात्र टैक्सेबल है, बाकी एग्जम्प्ट है। तो P की बात करें, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में 4 सर्विस कौन कौन सी? स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्रेस पार्सल। ये 4 सर्विस सिर्फ टैक्सेबल है, बाकी एग्जम्प्ट है। तो गवर्नमेंट की सारी सर्विस एग्जम्प्ट, 4 को छोड़कर। PAST पास्ट टैक्सेबल है, और P में सिर्फ 4 सर्विस टैक्सेबल है, स्पीड पोस्ट, एजेंसी सर्विस, लाइफ इंश्योरेंस और एक्सप्रेस पार्सल। ठीक है साहब? अब अगला प्रश्न यह है कि सरकार को सर्विस दें तब क्या होगा? सरकार ने सर्विस दी तो नेगेटिव लिस्ट, नॉट टैक्सेबल। सरकार को सर्विस दें तो क्या होगा? इसके लिए हमें एंट्री नंबर 25 पढ़ना पड़ेगा, मेगा एग्जम्पशन। मेगा एग्जम्पशन आपके बुक में है, एंट्री नंबर 25 ढूंढना और वहां पढ़ना। उसका क्रक्स मैं यहां बता रहा हूं ना, पढ़ा रहा हूं। कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को कौन कौन सी सर्विस दे, देखिएगा, वाटर सप्लाई की सर्विस, हेल्थ सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की सर्विस और स्लम इंप्रूवमेंट की सर्विस और वेसल रिपेयर की सर्विस। कोई भी व्यक्ति इस प्रकार की सर्विस देता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी को, और एक नया और शब्द आ गया, गवर्नमेंटल अथॉरिटी। भाई एल मतलब तो लोकल अथॉरिटी हुआ, GM मतलब हो गया गवर्नमेंटल अथॉरिटी। ऐसी अथॉरिटी, ऐसे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन जिसमें सरकार का 90% कम से कम पार्टिसिपेशन है, वो है गवर्नमेंटल अथॉरिटी। तो गवर्नमेंटल अथॉरिटी को, लोकल अथॉरिटी को और सरकार को कोई भी व्यक्ति, क्या ये आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, याद है बेटा, आउटपुट सर्विस प्रोवाइडर, कोई भी व्यक्ति सरकार को अगर ये वाली सर्विस देता है तो वो एग्जम्प्ट है, मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 25 में। अब ऊपर और नीचे को कोरिलेट करिए। देखिए यहां पर सरकार में गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है, गौर से देखिए ना, नेगेटिव लिस्ट में यहां पर गवर्नमेंटल अथॉरिटी नहीं है, जबकि यहां मेगा एग्जम्पशन में गवर्नमेंटल अथॉरिटी है। तो इसका मतलब हुआ गवर्नमेंटल अथॉरिटी द्वारा जो सर्विस दी जाए वो एग्जम्प्ट नहीं है, वो टैक्सेबल है। ये था नेगेटिव लिस्ट ए और एंट्री नंबर 25 का मिक्सचर। उम्मीद है समझ आया होगा। चलिए ठीक है, अब आगे क्या सर? आगे हम लेंगे एंट्री नेगेटिव लिस्ट नंबर बी। नेक्स्ट बताइए, नेगेटिव लिस्ट तो याद करा दिया बेटा, हम तो बोलो सरकार, आरबीआई कहां गए बेटा? आजा भाई, आरबीआई कहां रह गया? आ गया। आरबीआई द्वारा दी गई सर्विस टैक्सेबल नहीं है। आरबीआई द्वारा दी गई सर्विस टैक्सेबल नहीं है। आरबीआई को सर्विस दें तो मेगा एग्जम्पशन में चेक करना पड़ेगा। आरबीआई को सर्विस दें तो क्या होगा? मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 41 कहता है
बाहर से कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन, देश के बाहर से, आउटसाइड इंडिया से आरबीआई को कौन सी सर्विस दे रहा है? फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट सर्विस, तो ये एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 41 में। इसका मतलब हुआ कि ये वाली सर्विस छोड़कर कोई और सर्विस आरबीआई को दिया जाए, कोई भी और सर्विस आरबीआई को दिया जाए तो वो टैक्सेबल है। तो आरबीआई ने सर्विस दिया, नॉट टैक्सेबल, नेगेटिव लिस्ट। आरबीआई को सर्विस दिया, फॉरेक्स रिजर्व मैनेजमेंट सर्विस, अगर कोई इंडिया के बाहर का ऑर्गेनाइजेशन आरबीआई को देता है, एग्जम्प्ट है एंट्री नंबर 41। इसके अलावा कोई भी व्यक्ति आरबीआई को सर्विस देगा तो वो टैक्सेबल है, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। नेगेटिव लिस्ट नंबर बी। अब नंबर सी में आ रहे हैं। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन मतलब होता है एम्बेसडर, एम्बेसी, राजदूत, विदेशी दूतावास। तो जो एम्बेसी हैं उनके द्वारा जो सर्विस दी जाएगी किसी भी प्रकार की, बेटा वो नॉट टैक्सेबल है, मतलब नेगेटिव लिस्ट में है। लेकिन अगर इनको कोई सर्विस दे तब उसका क्या स्टेटस है? फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन द्वारा सर्विस दी गई, नेगेटिव लिस्ट में है। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन को सर्विस दी जाए तो क्या होगा? इसका जवाब कहां मिलना चाहिए? मेगा एग्जम्पशन में, एंट्री नंबर 1। एंट्री नंबर 1 कहता है कोई भी सर्विस, कैसी भी सर्विस, कोई भी सर्विस अगर आपने यूएनओ को दिया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को दिया या एम्बेसी को दिया तो वो एग्जम्प्ट है। अब जरा इन दोनों का क्रक्स बताइए। ये लोग नेगेटिव लिस्ट में नहीं नजर आ रहे। इसका मतलब एम्बेसी ने सर्विस दी कैसी भी तो नॉट टैक्सेबल, लेकिन इन्होंने अगर सर्विस दी कैसी भी तो वो टैक्सेबल होगा। क्लियर है? सर्विस प्रोवाइडेड बाय यूएनओ और इंटरनेशनल, ओहो ऑर्गेनाइजेशन छूट गया कहीं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इज टैक्सेबल। क्लियर है जी? चलिए जी, ए बी सी डी नंबर क्या था? याद कीजिए, आरबीआई, सरकार, आरबीआई और एम्बेसी ने मिलकर आम आदमी को क्या सजेस्ट किया था? खेतीबाड़ी सजेस्ट किया था। तो आइए नेक्स्ट एंट्री इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत तसल्ली से पढ़िएगा, आराम आराम से पढ़ना है। सर्विस रिलेटिंग टू एग्रीकल्चर। देखिए बेटा, एग्रीकल्चर एक अलग चीज है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एक अलग बात है, दोनों इसमें शामिल है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बाय वे ऑफ। ओहो, ये तो लंबा चौड़ा हिसाब बन गया। क्या क्या है इसमें? बाय वे ऑफ, बाय वे ऑफ पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ओहो 7 सर्विसेज है। खेतीबाड़ी की 7 सर्विस। पहला बताइए क्या है? पहला, खेतीबाड़ी का ऑपरेशन, यानी कल्टीवेशन, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन और टेस्टिंग की सर्विस। लेकिन ये किसकी टेस्टिंग हो रही है? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की। किसकी हार्वेस्टिंग, किसके लिए कल्टीवेशन, थ्रेशिंग, प्लांट प्रोटेक्शन हो रहा है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। फार्म लेबर सप्लाई, ये भी नेगेटिव लिस्ट में है। प्रोसेस कैरिड आउट एट एग्रीकल्चरल फार्म लाइक टेंडिंग, प्रूनिंग, कटिंग, हार्वेस्टिंग, ड्राइंग, क्लीनिंग, ट्रिमिंग, सन ड्राइंग, फर्मेगेशन, क्यूरिंग, शॉर्टिंग, छांटना वगैरह, ग्राइंडिंग, कूलिंग और बल्क पैकिंग। ये सब किसके लिए कर रहे हैं आप? ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कर रहे हैं। लेकिन याद रहे, ऐसा करने से, क्या क्या करने से? भाई साहब, ये जो चीज बता रहा हूं, ये जितनी एक्टिविटी यहां दी गई है, इनको करने से एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मेन एलिमेंट चेंज नहीं होना चाहिए, यानी विच डू नॉट ऑल्टर द एसेंशियल कैरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बट ओनली मेक इट मार्केटेबल फॉर प्राइमरी मार्केट। ये नेगेटिव लिस्ट, ये नेगेटिव लिस्ट, ये नेगेटिव लिस्ट। अगर आप मशीन खेतीबाड़ी वाली या जमीन, मशीन या खेतीबाड़ी की जमीन किराए पर देते हो तो यह नेगेटिव लिस्ट में है। जमीन खाली किराए पर दें या जमीन के साथ कुछ स्ट्रक्चर वगैरह भी उसमें हो सकता है, यानी 1-2 कमरे बने हुए हों उस जमीन पर, उसको मिलाकर आपने दे दिया, वो भी चलेगा। रेंटिंग कर रहे हैं आप तो चल जाएगा। अगला, लोडिंग, अनलोडिंग, पैकिंग, स्टोरेज
और वेयर हाउसिंग किसके लिए? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए। मैं इसके डिटेल में जाऊंगा, घबराना नहीं, अभी तो हम सिर्फ रीड कर रहे हैं, इसमें टाइम लगाएंगे। पीछे अगर आपको लग रहा हो कि अरे हाँ इसके बारे में सर ने नहीं बताया, ये इसकी क्या डिटेल हो सकती है, करेंगे डिटेल में। और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस, याद कीजिए हमारे पास इनकम टैक्स में पीजीबीपी चैप्टर में भी ये चीज था। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस मतलब क्या हुआ भाई? किसानों को एजुकेट करना, कैसे? एबीसीडी पढ़ाकर नहीं, खेती बाड़ी के नए टेक्नोलॉजी बताकर, खेती बाड़ी के नए आधुनिक तकनीक बताकर। और अगला देखिए लास्ट क्या है? सर्विसेज बाय एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमिटी और सर्विस प्रोवाइडेड बाय अ कमीशन एजेंट फॉर सेल परचेज ऑफ, फिर से किस चीज का सेल परचेज है? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का। तो हमारा जो बोलबाला है बेटा इसमें वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का है ना, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। अब जरा देखिए इसके ऊपर हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, देखिएगा 1 से लेकर 7 जो पीछे आपने देखा, ये 1 से 7, 1 से लेकर 7 जो भी एक्टिविटीज सर्विसेज बताई गई हैं, दरअसल वो किसके संबंध में है? वो एग्रीकल्चर के संबंध में है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के संबंध में है। दो अलग अलग शब्द थे बेटा। एग्रीकल्चर का से मतलब हम लेते हैं कृषि, कृषि, और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का मतलब लेते हैं कृषि उत्पाद। कृषि का संबंध हम लेते हैं खेतीबाड़ी और पशुपालन, लेकिन घोड़ा पालन से नहीं। खेतीबाड़ी भी कृषि है और पशुपालन भी कृषि है। इन दोनों को कृषि माना गया यदि, तो इनसे निकलने वाली चीज एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बन जाएगा। दोनों से बताइए, पशुपालन कर रहे हैं और आप उससे दूध आ रहा है, गाय पालते हैं, दूध आ रहा है, दूध को हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। बताइए गाय का गोबर, क्या यह एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा? आपने कहा साहब जी गोबर से क्या होना है? क्यों क्यों क्यों? देखिए जरा, क्या यह फ्यूल के काम आ सकता था? हां सर, फ्यूल के काम तो आ सकता था। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फूड, फाइबर, फ्यूल, रॉ मटेरियल और सिमिलर प्रोडक्ट के काम आ सकता है। बताइए मुर्गी पालन, मुर्गी पालन एग्रीकल्चर है। तो मुर्गी से उपजने वाले अंडे की बात कीजिए, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होगा? होगा। समझ गए मेरी बात? मछली पालन एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आएगा, एग्रीकल्चर में आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी हम यहां पर सिर्फ खेती बाड़ी की नहीं, पशुपालन भी कर रहे हैं। जैसे बताइए क्या नाम उसका, मैंने आपको बुक में दे रखा है, उसके फोटो भी दे रखे हैं, रेशम के कीड़े, उसके पालन, वो भी आएगा, वो भी एग्रीकल्चर में आएगा। एग्रीकल्चर 2 शब्दों से बना है, खेती बाड़ी और पशुपालन। तो खेती बाड़ी से जो चीज आती है, जैसे बताइएगा जरा, धान आता है, धान। अब हम बात करें धान और दूसरा बात करें चावल, फर्क समझिएगा। जो आप खेत में उगाते हैं, जो फसल आता है, खेत के फसल होते हैं, वो फसल, ये खेती बाड़ी आप कर रहे हैं। ये आपने धान के पौधे लगाए हैं, ये आपके धान के पौधे हैं, मान लेते हैं, चावल के पौधे, धान के पौधे, जो भी बोले। बताइए ये खेती बाड़ी है, यानी ये है खेती। तो खेती से जो आया वो चावल आया या धान? धान आया। तो जो पेडी आप कहते हैं वो तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन चावल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, क्योंकि चावल धान से बनाया जाता है। ये अलग एक्टिविटी है, ये मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी में कवर हो जाएगा। फर्क समझ रहे हैं कि नहीं? जैसे गाय का पालना, पशुपालन खेतीबाड़ी है, तो गाय से दूध आया, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, लेकिन दही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, घी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, मिठाई एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। सीधी बात। जैसे गेहूं एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है, आटा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। समझ गए ना? जो खेती बाड़ी से आता है वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस माना जाएगा, चाहे वो पशुपालन से आए या कृषि से यानी खेती बाड़ी से आए, बट घोड़ा शामिल नहीं है इसमें। चल सकते हैं आगे? अभी तो डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा। देखो अभी मेगा एग्जामिनेशन इससे मर जाओगा। अच्छा, अब जरा हम आगे देखते हैं इससे संबंध में नेक्स्ट पॉइंट। देखिए अब आपको याद करना है पॉइंट नंबर 7। पॉइंट नंबर 7 याद है? नहीं याद है? पीछे कर लेते हैं। ये देखिए, एक तो इस पर ध्यान देना है,
और एक ध्यान देना है इस पर। ये दो हमारे ध्यान देने वाली चीज है, ये दो हम मेगा एग्जम्पशन के साथ मर्ज करेंगे, ये दो मेगा एग्जम्पशन के साथ मर्ज करेंगे, 7वां नंबर और 5वां नंबर। ठीक है, आइए वापस देखते हैं। 7वां नंबर क्या है? कमीशन एजेंसी। अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कमीशन एजेंट ने काम किया तो वो नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है तो वो टैक्सेबल है। बताइए, धान को बिकवाने का काम किया, धान पैडी बिकवाने का काम किया, नॉट टैक्सेबल। चावल बिकवाने का काम किया, टैक्सेबल हो गया जी। दूध बिकवाने का काम किया, नॉट टैक्सेबल। दही घी बिकवाने का काम किया किसी ने, कमीशन एजेंट ने, टैक्सेबल हो गया, क्योंकि वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। समझ आया? तो एग्जाम में इसको ध्यान रखना, इस चीज को। 5वां नंबर था PLS, प्लीज, प्लीज, मैंने इसको बना दिया प्लीज, पैकिंग लोडिंग स्टोरेज। पैकिंग लोडिंग स्टोरेज अगर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कर रहे हैं, धान के लिए कर रहे हैं, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए कर रहे हैं, दूध के लिए कर रहे हैं, दूध पैक करते हैं ना, दूध पैकिंग कर रहे हैं, तो वो नॉट टैक्सेबल है, नेगेटिव लिस्ट में। लेकिन अगर गिंड या बिल्ड कॉटन या चावल के लिए कर रहे हैं तो बताइए क्या ये नेगेटिव लिस्ट में है? चावल की पैकिंग हो रही है, चावल की लोडिंग हो रही है, चावल का स्टोरेज हो रहा है, तो क्या ये नेगेटिव लिस्ट में है? नहीं साहब, नहीं, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। सर ये कॉटन, कॉटन तो समझते हैं, कपास, कपास का फूल, ये तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है। लेकिन उससे जब आप गिंड और बिल्ड कॉटन तैयार करते हैं, गिंड कॉटन यानी उसी का अगला प्रोसेस, बिल्ड कॉटन यानी उसको और प्रोसेस, उसको और इकट्ठा करके बाहर भेजने का काम करते हैं। रुई की बात कर रहे हैं, कपास से रुई बनाते हैं। रुई के बनाने में दो प्रोसेस, दो प्रक्रिया बीच में आता है, गिंड करना और बिल्ड करना। पहले गिंड किया जाता है, फिर बिल्ड करते हैं। तो गिंड और बिल्ड, ये दो जो कॉटन होते हैं, बेल्ट यानी फोल्ड करना, फोल्ड करके हम बेल्ट करते हैं, गिंड और बेल्ट कॉटन, ये एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है। और चावल तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है ही नहीं, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा। तो गिंड और बेल्ट कॉटन इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए ध्यान से दिखेगा। और चावल अगर इसके पैकिंग लोडिंग स्टोरेज का काम कर रहे हैं तो भाई साहब ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है ना। लेकिन मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 40, मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 40 ने इसको स्थान दिया और यह कर दिया एग्जम्प्ट। आया मजा? इनके अलावा कुछ और ले लीजिए, जैसे कि घी को पैक कर रहे हैं, दूध को पैक कर रहे हैं, इन सब को जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं है, आटा को पैक कर रहे हैं, आटा, आटा तो ऊपर नहीं है ना, राइस है, आटा तो नहीं है, तो वो ना नेगेटिव लिस्ट में ना मेगा एग्जम्पशन में, तो भाई साहब सीधी भाषा में वो टैक्सेबल है। अभी ठीक है, चले आगे। अब जरा सोचिए, 1 से लेकर 7, याद आया? 1 से लेकर 7 कौन कौन सी चीज थी? 1 से लेकर 7 पीछे एग्रीकल्चर वाले में 1 से लेकर 7 में कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन का जिक्र नहीं है। पीछे देखना तो बैक, ये रहा। पहला नंबर तो खेती बाड़ी के ऑपरेशन की बात है, फार्म लेबर सप्लाई की बात है, कुछ ऐसे प्रक्रिया जिससे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटेबल बन सकता है, उसकी बात है, रेंटिंग वगैरह की बात है, लोडिंग अनलोडिंग पैकिंग स्टोरेज की बात है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट सर्विस की बात है, और कमीशन एजेंट वगैरह की बात है। कहीं भी ट्रांसपोर्टेशन की बात नहीं है। जरा सोचिए, अगर दूध का ट्रांसपोर्टेशन मैं करता हूं, मैं सर्विस क्या दे रहा हूं? दूध को ट्रांसपोर्ट कर रहा हूं, दूध तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गया। धान के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूं, चावल के ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा हूं, ये सब तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ गया ना। फिर उसका क्या सोचें, आइए। तो अब हम देखना चाहते हैं, यहां तक तुमने कर लिया था, है ना? हाँ जी। अब हम देखना चाह रहे हैं नेक्स्ट, ये तो कर लिया था, ये है ट्रांसपोर्टेशन जो कि 1 से 7 में कवर्ड नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन बाय रेल, जीटीए, बाय रोड, वेसल, जहाज, समुद्री जहाज और अदरवाइज, अगर इनके माध्यम से
अदरवाइज में छोटे मोटे लोकल कन्विंस आ गए। अगर इनके माध्यम से कृषि उत्पाद या राम एनएफसीएफ का ट्रांसपोर्टेशन हुआ तो ये एंट्री नंबर 20 और 21 में एग्जम्प्ट है। तो बताइए किस किस चीज का ट्रांसपोर्टेशन एग्जम्प्ट है बाय रेल, जीटीए और व्हीकल से? कृषि उत्पाद का। कृषि उत्पाद के साथ साथ और क्या आ रहा है? राम एनएफसीएफ। मैं ये आपके ऊपर छोड़ूंगा, 20-21 नंबर एंट्री पर आइएगा, वहां पर ढूंढिएगा मैंने ये शब्द कहां से बनाए। आर से क्या बनाया, ए से क्या बनाया, एम से क्या बनाया, वहां एक लाइन से सारी चीजें गिवन है, सब कुछ गिवन है। फिर भी मैं अभी दिखा के बनवा दूंगा राम एनएफसीएफ। तो राम एनएफसीएफ एग्जम्प्ट है, कृषि उत्पाद एग्जम्प्ट है और अदरवाइज टैक्सेबल है। ये ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस थी। एग्रीकल्चर से रिलेटेड नेगेटिव लिस्ट को हम कर रहे थे, मेगा एग्जम्पशन साथ साथ कर रहे थे। क्लियर है जी? इसको अच्छे से देख कर जाइएगा, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट में कवर्ड है ये। नेक्स्ट बताइए, खेतीबाड़ी के बाद क्या काम किया था हमने? खेतीबाड़ी से बात बनी नहीं थी, फिर हमने क्या किया था? ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। तो ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नॉट टैक्सेबल है, इसमें कुछ खास समझने को नहीं है, कोई मेगा एग्जम्पशन इसके साथ कवरेज नहीं है। सिंपल, ट्रेडिंग ऑफ गुड्स नॉट टैक्सेबल। अगला, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया था, याद है ना? मैन्युफैक्चरिंग भी टैक्सेबल नहीं है। इसके साथ मेगा एग्जम्पशन का थोड़ा सा लिंक है, नॉट फॉर योर एग्जाम प्रॉपरली, आपके एग्जाम में शायद ना पूछा जाए, लेकिन लिंक है इसलिए मैं डिस्कस कर देता हूं। ये तो भाई साहब फैक्ट्री बना दी, ठीक है। बताइए, आपने एक्साइज में पढ़ा है प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग माना जाता है अगर आपने नया नाम और नए काम, नया नाम और नया उपयोग करने वाली चीज एग्जिस्टेंस में ले आए, तो वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो प्रोसेस अगर मैन्युफैक्चरिंग है, अगर मैंने लगा दिया अगर, अब ये कब मैन्युफैक्चरिंग है और कब मैन्युफैक्चरिंग नहीं है ये तो आपने एक्साइज में करा है। अगर प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग है, चाहे वो प्योर मैन्युफैक्चरिंग हो, याद कीजिए, या डीम्ड मैन्युफैक्चरिंग हो, याद कीजिए एक्साइज में प्योर और डीम्ड दोनों, कोई भी अगर ये प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग माना गया तो भाई साहब ये नेगेटिव लिस्ट में है, इस पे सर्विस टैक्स नहीं देना क्योंकि इस पर एक्साइज ड्यूटी लगता है। अगर मान लीजिए प्रोसेस जॉब वर्कर ने किया है, जॉब वर्कर ने, बताइए जॉब वर्कर वाला भी प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है कि नहीं? बिल्कुल हो सकता है साहब। जॉब वर्कर जिसको मैंने मटेरियल दिए और कहा ये काम कर, वो जो काम करता है उसके द्वारा किया गया कार्य भी मैन्युफैक्चरिंग हो सकता है। आप जानते हैं अगर जॉब वर्कर का जो प्रोसेस है वो मैन्युफैक्चरिंग में कवर्ड हो गया तो फिर से ये नेगेटिव लिस्ट है, फिर से ये नेगेटिव लिस्ट है। लेकिन अगर जॉब वर्क ने जो काम किया, जॉब वर्कर ने, वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, जैसे पॉलिशिंग का काम किया, पॉलिश का काम किया, अब ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं है तो सर्विस टैक्स होना चाहिए। लेकिन कुछ मेगा एग्जम्पशन ने सर्टेन एक्टिविटी, सर्टेन जॉब वर्क प्रोसेस जो कवर्ड किया है एंट्री नंबर 30 में, आप पढ़ना बट एग्जाम के लिए उसे याद मत करना, जरूरी नहीं। 30 नंबर एंट्री में जितने भी सर्टेन प्रोसेस बताए हैं वो इवन मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, फिर भी एग्जम्प्ट है मेगा एग्जम्पशन नंबर 30 में। हाँ, इसके अलावा जो भी है भाई अदर जॉब वर्क, वो तो टैक्सेबल होगा ही होगा। ठीक है जी। चलिए बताइए, इसके बाद हमने क्या किया था? प्रिंट मीडिया याद आ गया, प्रिंट मीडिया एडवर्टीजमेंट। अगला नेगेटिव लिस्ट तो बताइए फटाफट, क्विक रिवीजन हमें करना है एग्जाम के लिए। एडवर्टीजमेंट इन प्रिंट मीडिया इज नॉट टैक्सेबल। इसमें कोई खास मैटर है नहीं, छोटी छोटी बातें याद रखनी है। इसके अलावा कहीं भी एडवर्टीजमेंट कराया टैक्सेबल है, एग्जाम में पूछेगा। बात छोटी है लेकिन एग्जाम में पूछा जाएगा कि भाई होर्डिंग करवाई है, होर्डिंग करवाते हैं ना सड़क के किनारे किनारे, होर्डिंग करवाई है जिसमें नाम ऐड करवाया है, टैक्सेबल है। मेट्रो स्टेशन पर ऐड दिया, टैक्सेबल है। गुब्बारे के ऊपर जो एरियल एडवर्टीजमेंट होता है ना, गुब्बारे के ऊपर बना हुआ आता है और वो ऊपर किया, वो टैक्सेबल है। प्रिंट मीडिया टैक्सेबल नहीं है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट पे देते हैं ना, इंटरनेट पे देखा आपने एडवर्टीजमेंट देते, इंटरनेट पे एडवर्टीजमेंट दिया, जिसने ये सर्विस दी उस पे सर्विस टैक्स चार्ज हो जाता है, सर्विस टैक्स टैक्सेबल है। ठीक है, तो अदर मोड कोई सा भी एग्जाम में आ जाए प्रिंट मीडिया को छोड़कर, बाकी सब टैक्सेबल है। इसके बाद हम गए थे कहां?
ओ हम नहीं गए थे भाई, राम गया था अपने परिवार के साथ, कहां, गोवा, रास्ते में क्या मिला था, टोल चार्जेस उसने दिया था, नॉट टैक्सेबल है, इसमें कुछ खास पढ़ने जैसा नहीं है। इसके बाद बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी आर नॉट टैक्सेबल। बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी ये टैक्सेबल नहीं होता। देखिए बैटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी जो है उसमें ध्यान देने वाली चीज है क्या, कि जो ऑर्गेनाइजेशन इसके लॉटरी को प्रमोट करता है, प्रमोशन की जिम्मेवारी लेता है, प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन की जिम्मेवारी लेता है कि ये हम करवाएंगे, वो जो सर्विस देता है वो टैक्सेबल हो जाता है। उसी तरह जो लॉटरी सेलिंग एजेंट है, वो जो सर्विस देता है लॉटरी सेलिंग एजेंट, वो टैक्सेबल हो जाता है। याद है इसी में आपने पढ़ा था कंपोजिशन स्कीम, कंपोजिशन स्कीम इसी के लिए आपने पढ़ा था। ठीक है जी। हाँ, अगला क्या, राम तो जुआ खेलने बैठ गया था, फैमिली कहां चली गई थी, हाँ बताइए कहां गई थी फैमिली, फैमिली चली गई थी एंटरटेनमेंट इवेंट के लिए। देखिए यहां पर दो चीजें हैं, एंटरटेनमेंट इवेंट का एडमिशन या अम्यूजमेंट फैसिलिटी में एक्सेस, ये दो अलग अलग बातें बेटा, ये दोनों नेगेटिव लिस्ट में, दोनों नेगेटिव लिस्ट में, दोनों नॉट टैक्सेबल है। एंटरटेनमेंट इवेंट का मतलब हुआ फिल्म, सर्कस, ड्रामा, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, डांस, वीडियो पार्लर, अवार्ड फंक्शन एक्सेट्रा। और अम्यूजमेंट फैसिलिटी का मतलब क्या हो गया, राइड्स, झूले वगैरह, है ना, गेमिंग डिवाइस, बॉलिंग, जिसको करके समझिए ये वाला जो होता है ना, इसमें आप निष्क्रिय रहते हैं और इसमें आप सक्रिय रहते हैं, एक्टिव पैसिव, ये वाला एक्टिव होता है और ये वाला पैसिव होता है। यानी यहां पर आप आनंद लेते हैं और यहां आपको कुछ करना होता है जिससे मजा आता है, गेम खेलना, है ना, तो उसको एक्सेस करने में जो पैसे पे करते हैं उस पर सर्विस टैक्स चार्ज नहीं होता। लेकिन इसके साथ याद रखिएगा डीटीएच सर्विस, ये आपके जो केबल वाले, केबल से डीटीएच आ गया ना, चाहे वो टाटा स्काई हो या कोई भी कंपनी हो, डीटीएच सर्विस, क्लब मेंबरशिप और इवेंट मैनेजमेंट, अगर आप किसी इवेंट को मैनेज करते हैं, किसी इवेंट को, किसी के शादी ब्याह के इवेंट को मैनेज करते हैं, ये सारी सर्विसेज जो दी जाती है वो टैक्सेबल है। एग्जाम में ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए मैंने अलग से लिखवा दिया कि ये सर्विसेज टैक्सेबल है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बताइए, जब सब कुछ हार गया था तो तीन चीजें एक साथ आई थी, बिजली, शिक्षा और किराए का मकान। तो पहले हम किस पर आते हैं, बिजली पर, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य नेगेटिव लिस्ट में है। कौन करता है ये कार्य, कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन यूटिलिटी। हमारे देश में इस तरीके से बनाए गए हैं, सेंट्रल इलेक्ट्रिकल अथॉरिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी। स्टेट जितने भी हैं सबके अलग अलग हो सकते हैं, है ना। उसके बाद सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी, स्टेट ट्रांसमिशन यूटिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन एंड ट्रांसमिशन लाइसेंसी, ये प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं इसमें, जैसे रिलायंस पावर है, टाटा पावर है, ये सब इसमें आ जाते हैं, जिनका काम होता है ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का। ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य अगर कर रहे हैं वो नेगेटिव लिस्ट में है, नॉट टैक्सेबल है। लेकिन एग्जाम में पूछेगा इनके बारे में बताइए, प्राइवेट कोई हाउसिंग सोसाइटी है, वहां पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है मिस्टर राम इलेक्ट्रिसिटी, या वहां पर किराए पर मीटर दे रहा है इलेक्ट्रिसिटी के, या जेनसेट के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, ये सब चीजें टैक्सेबल है। ठीक है जी। इसमें मेगा एग्जम्पशन नहीं शामिल हुआ है ही नहीं, जिसके नेगेटिव लिस्ट के साथ मेगा एग्जम्पशन मर्ज होगा उसी के साथ तो कराऊंगा, इसके साथ मर्ज नहीं करना। अभी अगला आइए ना, उसमें मेगा एग्जम्पशन के साथ मर्ज हो जाएगा। बहुत खतरनाक है एजुकेशन। जैसे कृषि में हमने समय लगाया वैसे ही एजुकेशन में समय लगने वाला है। सभी प्रकार की शिक्षा एग्जम्प्ट नहीं है, नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। नहीं तो आप जो पढ़ाई सीए की कर रहे हैं, प्राइवेट ट्यूशंस लेते हैं, उनमें जो फीस आप पे करते हो उस पे तो सर्विस टैक्स भी देते हो। शिक्षा तो एग्जम्प्ट होना चाहिए। तो कहने का मतलब हुआ हर प्रकार की शिक्षा नहीं, स्पेसिफाइड सर्विस रिलेटेड टू एजुकेशन। ये भी बड़े अच्छे से करना, मेगा एग्जम्पशन के साथ मर्ज करूंगा, ऐसा मर्जिंग कि मजा आ जाएगा। ओ भाई साहब ये क्या है, अच्छा ये पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है। तो पढ़ाई कौन कौन सी कर रहे हैं पहले देखिए। प्री स्कूल एजुकेशन नेगेटिव लिस्ट, पहले से 12वीं तक और उसके इक्विवेलेंट सिमिलर।
पहले से 12वीं तक और उसके इक्विवेलेंट सिमिलर, यानी प्री भी एग्जम्प्ट हो गया और उसके बाद पोस्ट भी। प्री एजुकेशन यानी प्ले स्कूल वगैरह वो भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है, ये भी एग्जम्प्ट है। ये सिमिलर कौन से हुए भाई? सिमिलर होते हैं इंटरनेशनल बैचलरेट यानी आईबी स्कूल्स होते हैं, उसको हमने यहां रखा है, वो भी नेगेटिव लिस्ट में आएगा। इसके बाद 12वीं कक्षा के बाद कॉलेज में जाते हैं या आप मेडिकल में जाते हैं, इंजीनियरिंग में जाते हैं, एमबीए में जाते हैं, सीए में जाते हैं, कोई भी क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए जो पढ़ाई करते हैं क्यूरिकुलम से, क्वालिफिकेशन ऑब्टेन करने के लिए, सीए की प्राइवेट ट्यूशन की बात नहीं कर रहे, जो सीए में आपने एंटर किया वहां की फीस की बात हो रही है। ये सब जो हमारे इंडियन लॉ से रिकॉग्नाइज है, यानी कोई बाहर की यूनिवर्सिटी से आप करेंगे वो टैक्सेबल होगा, वो एग्जम्प्ट नहीं होगा। एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स मतलब भाई जिससे अपने पैरों पे आप खड़ा हो सके, मतलब जिससे जॉब वगैरह लग सके। तो एजुकेशन एज ए पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स कौन से होते हैं, ठीक से समझिएगा, ठीक से समझिएगा। कोर्स जो आईटीआई आईटीसी रन कर रहा है, नहीं साहब इतने से काम नहीं चलेगा। आईटीसी आईटीआई के कोर्स, सभी कोर्स नहीं, वो कोर्स जिसको नोटिफाइड कर रखा है डेजिग्नेटेड ट्रेड के रूप में सरकार ने। अब सर हमें क्या पता चलेगा? बिल्कुल नहीं, एग्जाम में मेंशन होगा कि डेजिग्नेटेड ट्रेड नोटिफाइड। ऐसे तो लंबी लिस्ट है, आपको पता नहीं चल पाएगा। प्लस एफिलेटेड भी होना चाहिए ये कोर्स। एफिलेटेड किससे? एनसीवीटी और एससीवीटी। सर ये क्या है जानते हैं? एनसीवीटी, एनसीवीटी, एससीवीटी जानते हैं? अगले पेज पर मुलाकात करवाऊंगा इससे। एनसीवीटी, एनसीवीटी और एससीवीटी अगले पेज में मुलाकात करवाऊंगा। क्या है ये? थोड़ी देर में, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल, ये वैसे मेंशन होगा, मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल अप्रूव्ड बाय एनसीवीटी और एससीवीटी। बताइए एनसीवीटी और एससीवीटी, इसके बारे में आइए बताइए। एससीवीटी लिख के काटा हुआ है, एससीवीटी लिख के काटा हुआ है? हां सर काटा हुआ है। कहां काटा हुआ है? मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल जो अप्रूव्ड है उसमें। यानी एक तो हुआ आईटीआई, दूसरा हुआ आईटीसी। आप इसके साथ साथ अगर अपने नेगेटिव लिस्ट के पार्ट को निकालेंगे ना, आपके बुक के पेज 181 पर है, 181 पर, इसी को मैंने यहां समराइज करके दे रखा है। तो ये जो वोकेशनल ट्रेनिंग है, वोकेशनल ट्रेनिंग, उसके लिए हमारे पास नेशनल काउंसिल और स्टेट काउंसिल बने हुए हैं। नेशनल लेवल पे और स्टेट लेवल पे काउंसिल बने हुए हैं, यानी एनसीवीटी, नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग, और स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग। इन दोनों के द्वारा जो कोर्स एफिलेटेड है और उस कोर्स को सरकार ने नोटिफाइड कर रखा है डेजिग्नेटेड ट्रेड के रूप में, वो कोर्स आईटीसी आईटीआई चला रही है, उसकी फीस नेगेटिव लिस्ट में है, टैक्सेबल नहीं है, सर्विस टैक्स उस पर चार्ज नहीं होगा। लेकिन जो नेशनल काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा अप्रूव्ड मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स है, वो नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन ये वाला नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। ये काट रखा है, आप अच्छे से इसको काट दीजिए। तो एग्जाम में ट्राई करेंगे वो आपको परेशान करने की कि स्टेट काउंसिल वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स चलाया जा रहा है, जिसकी फीस 20,000 रुपए दी गई। ये 20,000 रुपए सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स है या नहीं? आंसर है सब्जेक्टेड टू सर्विस टैक्स है, इस पे सर्विस टैक्स चार्ज होगा। तो मॉड्यूलर वाले में नेशनल लेवल पे एग्जम्प्ट है, स्टेट लेवल पे एग्जम्प्ट नहीं है। ठीक है जी। अगला इसी में अब यही चला रहे हैं, देखिएगा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस
जो 66D में कवर्ड है, L में कवर्ड है, वो कौन है, उस पर फोकस कीजिए। स्कूल, प्ले स्कूल, कॉलेज। मोटे मोटे तौर पर स्कूल, प्ले स्कूल, कॉलेज मोटे मोटे तौर पर देख रहे हैं। मान लीजिए जो सीए इंस्टीट्यूट्स हैं वो भी कवर्ड है, सीए इंस्टीट्यूट भी कवर्ड है, लेकिन सीए के जो प्राइवेट ट्यूशन है, जहां से भी आप क्लासेस लेते हो, सीए की प्राइवेट ट्यूशंस जहां से भी आप क्लास लेते हो, वो इसमें कवर्ड नहीं है। कोई भी आप एक एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो, किसी भी इंस्टीट्यूट का नाम अपने मन में रख लो कि भाई ये इंस्टीट्यूट है जो सीए के एजुकेशन को प्राइवेट ट्यूशन देता है, ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है। स्कूल, कॉलेज, सीए इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी, ये सब नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। अब ऐसा सोचकर हम ये देखें कि स्कूल, चलिए हम स्कूल को ले लेते हैं, एक तरफ हम रखते हैं स्कूल नेगेटिव लिस्ट में है, और दूसरी तरफ रखते हैं मान लीजिए गैप ब्राइट। ये सीए की प्राइवेट ट्यूशन देते हैं, ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है और ये नेगेटिव लिस्ट में है। ठीक है, स्कूल ने जो सर्विस दी वो नेगेटिव लिस्ट में है। ठीक है, स्कूल को सर्विस दी गई तो गैप ब्राइट ने जो सर्विस दी वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है। गैप ब्राइट को सर्विस दी जाए तो ये दो बातें समझनी पड़ेंगी। अगला प्रश्न, स्कूल ने जो सर्विस दी वो नेगेटिव लिस्ट में है, अभी देखा हमने। स्कूल ने जो सर्विस दी किसको, किसको मतलब सर, स्टूडेंट को। क्यों? स्कूल अपने स्टाफ को भी तो कोई सर्विस दे सकता है। भाई स्टाफ कहता है कि मुझे घर तक पहुंचाइए, स्कूल कहता है कि भाई इसके ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस लग जाएंगे, स्टाफ कहता है मैं तैयार हूं। स्कूल ने ट्रांसपोर्टेशन के लिए अरेंजमेंट कर दिया और स्टाफ से पैसे लिए और उनके घर तक ड्रॉप करवा दिया। सोचिए, तो स्कूल सिर्फ स्टूडेंट को सर्विस नहीं देता, स्टाफ को भी देता है, फैकल्टी को भी देता है। तो स्टाफ, फैकल्टी और स्टूडेंट, तीन लोगों को सर्विस देता है। आप नेगेटिव लिस्ट में किसको रख रहे हो? सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ यह भी सोचना पड़ेगा कि स्कूल को सर्विस दी जाए तो उसका क्या स्टेटस होगा। तो इन चीजों के लिए हमें नेगेटिव लिस्ट मर्ज कर, मेगा एग्जम्पशन मर्ज करना पड़ रहा है। तैयार है ना? आइए। हां जी साहब, अगर स्कूल ने, याद रहे मैं एक तरफ स्कूल बोलूंगा या कॉलेज, स्कूल ज्यादा समझ में आसानी होता है, और एक तरफ गैप ब्राइट बोलूंगा जो कवर्ड नहीं है नेगेटिव लिस्ट में। स्कूल ने स्टूडेंट्स को सर्विस दी, नॉट टैक्सेबल, मतलब नेगेटिव लिस्ट में है। स्कूल ने दूसरी सर्विस दी, कोई सी भी सर्विस, स्टूडेंट्स को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दी, फैकल्टी को, स्टाफ को खाने पीने की सर्विस दी, लंच की सुविधा प्रोवाइड कर दी, मिड डे मील, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा, किसी भी प्रकार की सर्विस दी, स्टूडेंट को, फैकल्टी को, स्टाफ को। ये नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, फिर भी एग्जम्प्ट है। मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 9। तो मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 9 क्लियर है? सिंपल है जी, एक लाइन में खत्म करो ना एंट्री नंबर 9। वैसे एक लाइन में है नहीं, अभी हम एंट्री नंबर 9 को और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए बताओ, कोई भी सर्विस स्कूल देता है, स्कूल देता है, गैप ब्राइट नहीं। गैप ब्राइट की बात नहीं हो रही है, ऐसे इंस्टीट्यूशन की बात हो रही है जो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। जो इंस्टीट्यूशन नेगेटिव लिस्ट में नहीं कवर्ड है, अगर उसने स्टूडेंट को सर्विस दी वो भी टैक्सेबल है, स्टाफ को सर्विस दी वो भी टैक्सेबल है, फैकल्टी को सर्विस दी वो भी टैक्सेबल है। ठीक है जी। तो स्कूल इसलिए मैं ले रहा हूं, सिर्फ एक स्कूल वर्ड ले रहा हूं ताकि सारा समझ में आ सके। स्कूल से मेरा तात्पर्य ऐसे इंस्टीट्यूशन से, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से है जो नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। अगर इन्होंने स्टूडेंट को सर्विस दी, नेगेटिव लिस्ट। अगर इन्होंने स्टूडेंट, फैकल्टी और स्टाफ को सर्विस दी, एजुकेशन की नहीं, दूसरी सर्विसेज, तो वो एंट्री नंबर 9 नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। स्कूल जो इंस्टीट्यूशंस जो कवर्ड नहीं है, यानी हम अब गैप ब्राइट की बात कर रहे हैं। गैप ब्राइट ने कोई भी सर्विस, चाहे एजुकेशन की या अदर सर्विस,
किसको दिया? किसी को भी, स्टाफ को तो अदर सर्विस देगा, स्टूडेंट को एजुकेशन की सर्विस देगा, वो टैक्सेबल है, नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, मेगा एग्जम्पशन में नहीं है, वो टैक्सेबल है। सर्विसेज प्रोवाइडेड टू, अब हम टू की बात कर रहे हैं, बताइए किसको सर्विस दिया जा रहा है? किसको? गैब्राइट को या स्कूल को? स्कूल को। अब हम स्कूल को सर्विस दे रहे हैं, उसका क्या स्टेटस है? मेगा एग्जम्पशन पढ़ना पड़ेगा। मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 9। सर ये भी 9 है? हां जी, 9 में 2 बातें हैं, मैं 9 को डिटेल में पढ़ाऊंगा। CAST, सर ये क्या हुआ? देखेंगे, हो सकता है ये कैटरिंग हो, कैटरिंग की सर्विस हो सकता है, ये एडमिशन एग्जामिनेशन की सर्विस हो, ये सिक्योरिटी या ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस हो, हम देखेंगे। कास्ट, स्टूडेंट, स्टाफ, फैकल्टी को दिया गया, तो ये मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 9 में एग्जम्प्ट है। लेकिन कास्ट के अलावा कोई सर्विस अगर दिया जाता है स्कूल को, जैसे मान लीजिए स्कूल की बिल्डिंग रिपेयर कर रहा हूं मैं, रिपेयर की सर्विस दे रहा हूं, टैक्सेबल है साहब, स्कूल को दे रहे हैं। नेगेटिव लिस्ट में क्या है? स्कूल द्वारा दी गई सर्विस, तो स्कूल को जो सर्विस देंगे वो तो मेगा एग्जम्पशन चेक करना पड़ेगा। मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 9 कहता है स्कूल को कास्ट की सर्विस, CAST, कास्ट की सर्विस एग्जम्प्ट है। कास्ट में रिपेयर की सर्विस नहीं आती, तो रिपेयर की सर्विस क्या हो जाएगा? फिर टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, यहां पे मेगा एग्जम्पशन में हमें 3 चीजें पढ़नी है। एजुकेशन से रिलेटेड हम 3 मेगा एग्जम्पशन एक साथ पढ़े। एंट्री नंबर 8, सर्विस, मेगा एग्जम्पशन पढ़ रहे हैं, सर्विस बाय वे ऑफ ट्रेनिंग और कोचिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटी, रिलैक्स, मजा आता है जिसमें, जैसे आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स। अगर ये वाली सर्विस दी जाती है, भाई आपको कोई पेंटिंग सिखा रहा है, एक तरह से कोचिंग दे रहा है पेंटिंग की, आपको कोई क्रिकेट सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, ये जो सर्विस वो व्यक्ति दे रहा है, ये मेगा एग्जम्पशन के एंट्री नंबर 8 में है और ये टैक्सेबल नहीं है, ये एग्जम्प्ट है। ठीक है जी, कोई डांस सिखा रहा है, कोई म्यूजिक सिखा रहा है ना? अच्छा, एंट्री नंबर 9 तो अभी आपने देखा, सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्कूल, मैं स्कूल वर्ड ले रहा हूं लेकिन बाकी भी आएंगे इसमें, स्कूल से मेरा तात्पर्य जो इसमें कवर्ड है, गैब्राइट नहीं। सर्विस प्रोवाइडेड बाय स्कूल टू इट्स स्टाफ, स्टूडेंट्स और फैकल्टी, है ना? ये 9 में आ रहा है। और सर्विस प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ बाय एनी पर्सन टू स्कूल, कौन कौन सी सर्विस? ये देखिए CAST, इसी की बात हो रही है। कैटरिंग, एडमिशन, कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और ट्रांसपोर्टेशन। ये कास्ट वाली सर्विस आपको याद रहेगी, एग्जम्प्ट। 3 एंट्री मैंने कहा था, अभी तो 2 ही आया। एक एंट्री कहा था 8, एक 9 और एक एंट्री है एजुकेशन से रिलेटेड मेगा एग्जम्पशन में 9A। 9A क्या है साहब? नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल, NSDC, नीचे देखिए इसकी डिटेल क्या दिया हुआ है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन सेटअप बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और SSC का मतलब होगा सेक्टर स्किल काउंसिल अप्रूव्ड बाय NSDC। NSDC द्वारा जो अप्रूव्ड किया जाए सेक्टर स्किल काउंसिल, उसे SSC बोलेंगे, और NSDC मतलब नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल या कॉर्पोरेशन स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अगर आपको यह समझ आया तो इस एंट्री को हम शुरू से समझते हैं। देखिए, सरकार सबसे पहले तैयार करती है नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल या कॉर्पोरेशन, ऑथराइज करती है कि हमारे देश में जितने भी लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं उसके लिए अच्छे अच्छे कोर्स तैयार करें। किसी को प्लम्बिंग का काम सिखाएं, किसी को मकान रिपेयर का काम सिखाएं, किसी को छोटे छोटे लघु उद्योग को कैसे किया जाता है उस तरह के काम सिखाएं, यानी मैकेनिक का काम करना, इस तरह के काम को सिखाया जाता है। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा यह काम खुद से नहीं किया जाता, बल्कि ये देश में बाकी जगहों पर, सभी जगहों पर देश में ये अप्रूव्ड करते हैं SSC को। ये क्या हुआ? SSC क्या हुआ? सेक्टर, SSC क्या हुआ? सेक्टर स्किल काउंसिल, सेक्टर स्किल काउंसिल। ये देश के सभी जगहों पर इनको हम तैयार कर देते हैं। कौन तैयार करता है? NSDC। ये दोनों मिलकर
नेशनल और स्टेट लेवल पे, ये दोनों मिलकर दो लोग तैयार करते हैं, एक असेसमेंट एजेंसी और एक ट्रेनिंग पार्टनर। गौर से देखिए, मैंने ग्राफ यहां से दिखाया है कि असेसमेंट एजेंसी को एनएसडीसी और एसएससी दोनों मिलकर अप्रूव कर रहे हैं, ट्रेनिंग पार्टनर को एसएससी और एनएसडीसी दोनों मिलकर अप्रूव कर रहे हैं। ये जो असेसमेंट एजेंसी और ट्रेनिंग पार्टनर है, इनका काम क्या है? ट्रेनिंग पार्टनर का मेन काम है एजुकेट करना, यानी ट्रेनिंग देना। जो भी आपने वोकेशनल कोर्स देखा है ना, वोकेशनल कोर्स देखिए, एनकेडीपी और वीकेडीपी, ये क्या होता है बताइए? अरे के नहीं, एस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम और वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसके हिसाब से ये वाले जो कोर्स हैं, ये कोर्स ये ट्रेनिंग पार्टनर शहर शहर में प्रोवाइड करते हैं, और जो भी बच्चा इस ट्रेनिंग को कवर करता है उसका एग्जाम ये असेसमेंट एजेंसी कंडक्ट करती है। तो बताइए, एक आदमी को अपने पैरों पर खड़े होने के लिए हमारी सरकार ने ये पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया। अब सरकार यहां पैसा देती है, यानी एनएसडीसी सरकार को सर्विस दे रहा है एग्जम्प्ट, एनएसडीसी फर्दर आगे फॉरवर्ड करता है, यानी एसएससी ये सर्विस दे रहा है, ये भी एग्जम्प्ट, असेसमेंट एजेंसी सर्विस दे रहा है एसएससी को, एनएसडीसी को, ये भी एग्जम्प्ट, ट्रेनिंग पार्टनर यहां से फीस कलेक्ट कर रहा है, ये भी एग्जम्प्ट। तो ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट, ये भी एग्जम्प्ट और ये भी एग्जम्प्ट। ये एग्जम्पशन है एंट्री नंबर 9 में। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको समझ के जाना चाहिए एग्जाम के लिए, ठीक है? ये था एजुकेशन से रिलेटेड मेगा एग्जामिशन एक्सेट्रा। अगला बताइए, एजुकेशन 3 चीज थी ना, एक तो इलेक्ट्रिसिटी, पढ़ाई और किराए का मकान। किराए के मकान से मेरा मतलब है रेंटिंग सर्विस। अगर रेजिडेंशियल हाउस का हो रहने के लिए या अदरवाइज, बताइए अदरवाइज क्या हो सकता है? मैंने एक रेजिडेंशियल हाउस किसी डॉक्टर को क्लिनिक खोलने दे दिया, दे सकता हूं। रेजिडेंशियल हाउस में क्लिनिक खोला जा सकता है, चलो वकील वकालत कर सकता है, सीए प्रैक्टिस कर सकता है। यानी अगर रेजिडेंशियल हाउस तो है लेकिन रहने के लिए किराए पर नहीं है, बिजनेस के लिए किराए पर है, तो वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, वो टैक्सेबल होगा। और अगर हाउस ही अदर है, जैसे कि कमर्शियल हाउस, फैक्ट्री, ऑफिस बिल्डिंग एक्सेट्रा, तो अगर हाउस ही रेजिडेंशियल नहीं है भाई साहब, फिर तो किसी भी पर्पस से दो, वो टैक्सेबल होगा। होटल नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड नहीं है, तो होटल द्वारा सर्विस टैक्सेबल है कि नहीं? भाई साहब मेरे हिसाब से तो होना चाहिए, लेकिन अगर कोई मेगा एग्जम्पशन आ जाए बीच में तो हम कह नहीं सकते। होटल जो सर्विस दे रहा है वो नेगेटिव लिस्ट में नहीं है, लेकिन अगर कोई मेगा एग्जम्पशन आ जाए तो कह नहीं सकते। तो क्या कोई मेगा एग्जम्पशन है होटल की सर्विस में? जी हां, अगर डिक्लेयर्ड टैरिफ का मतलब होता है जो बताया जाए, डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया वो नहीं, जो डिक्लेयर किया गया। आप आए होटल में, कमरा किराए पर खाली है, हमने कहा हां जी, किराया क्या होगा? मैंने कहा ये टैरिफ है जी, 2000 रुपए एक दिन के, यही टैरिफ है जी, हमें नहीं रहना। अरे रुको, तो 50% डिस्काउंट भी है। डिस्काउंटेड टैरिफ की बात नहीं हो रही, डिक्लेयर्ड टैरिफ की बात हो रही है, जो हमने आपको बताया, डिक्लेयर किया, प्रिंटेड डिक्लेयर्ड टैरिफ। डिक्लेयर्ड टैरिफ अगर 1000 से नीचे पर डे का है तो मेगा एग्जम्पशन एंट्री नंबर 18 उसे कवर करता है, मतलब एग्जम्प्ट कर दिया, और अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाता है। तो होटल भी इसके साथ साथ हमने कवर कर लिया। मेगा एग्जम्पशन देख रहे हैं, नेगेटिव लिस्ट के साथ कवर हो रहा है। हां जी, 3 चीजों के लिए तरस रहे थे, फिर बैंक ने आपको अपने चुंगल में लिया, किसी तरीके से आपने चंगल में लिया और कहा कि भाई लोन ले ले, जिंदगी अच्छी हो जाएगी। और एक बार आप लोन में फंस गए तो भाई साहब ब्याज देते देते जिंदगी बीत जाएगी। ब्याज और डिस्काउंट यहां कवर्ड है जो नेगेटिव लिस्ट में है, ना ब्याज पे सर्विस टैक्स है ना डिस्काउंट पे सर्विस टैक्स है। लेकिन याद रहे यहां पर एक चीज और है, ये तो ब्याज और डिस्काउंट तो है ही, एक चीज और है इस एंट्री में, नेगेटिव लिस्ट के एन नंबर एंट्री में एक चीज और है।
फॉरेन करेंसी का खरीदना बेचना भी नेगेटिव लिस्ट में है, लेकिन फॉरेन करेंसी कौन किससे खरीद रहा है, कौन किसको बेच रहा है, ये दोनों बैंक होने चाहिए। दोनों बैंक, एक बैंक दूसरे बैंक को बेच रहा है, खरीद रहा है, ये नेगेटिव लिस्ट में है। एक मनी चेंजर, ऑथराइज मनी चेंजर बैंक को बेच रहा है, या बैंक ऑथराइज मनी चेंजर को बेच रहा है, या ऑथराइज मनी चेंजर ऑथराइज मनी चेंजर को बेच रहा है, तो यह भी नेगेटिव लिस्ट में है। यानी बैंक और ऑथराइज मनी चेंजर का कोई भी कॉम्बिनेशन बना लीजिए, यह नेगेटिव लिस्ट में आएगा। जनता जैसे ही बीच में आ गई, टैक्सेबल हो जाएगा। मैंने डॉलर खरीदा बैंक से, टैक्सेबल हो गया जी सर्विस। मैंने रुपए को डॉलर में कन्वर्ट किया ऑथराइज मनी चेंजर से, भाई साहब टैक्सेबल हो गया ये सर्विस। यहीं पे तो याद कीजिए कंपोजिशन स्कीम भी है इसके साथ। तो बैंक बैंक में, मनी चेंजर में, या बैंक मनी चेंजर बैंक, ये आपस में अगर फॉरेन करेंसी की डील करते हैं तो ये नेगेटिव लिस्ट में कवर्ड है। ठीक है जी। उसके बाद बताइए, इंसान का सफर ना होके सामान का सफर रह गया, तो पहले इंसान का सफर लेंगे। इंसान का सफर कहां से, ओहो ये इंसान है, सफर कर रहे हैं कहां से, बाय एयर। हवाई यात्रा कर रहा है कोई, और वो हवाई यात्रा कहां जा रहा है या कहां से आ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, भाई साहब एंट्री नंबर 23 एग्जम्प्ट। कहीं और हवाई यात्रा हो रही है तो भाई साहब ये टैक्सेबल है, हवाई यात्रा क्लियर। अगला रेलवे। रेलवे भाई साहब एसी और फर्स्ट क्लास का सफर महंगा पड़ेगा, टैक्सेबल। दूसरे सफर मजे लो, नेगेटिव लिस्ट। याद करो मैंने कहा था नॉट टैक्सेबल लिखूं, नेगेटिव लिस्ट, एग्जम्पशन लिखूं, मेगा एग्जम्पशन। अरे भाई एंट्री नंबर याद थोड़ी रखना है, जितना हो सके उतना याद रखिए, नहीं याद रह सके कोई बात नहीं। आपको एग्जाम में ये लिखना है टैक्सेबल होगा या एग्जम्प्ट होगा। अमाउंट लिख देना है, टैक्सेबल होगा तो एग्जम्प्ट होगा तो एग्जम्प्ट लिख देना है। ज्यादा से ज्यादा इतना याद रख सकिए कि भाई साहब नेगेटिव लिस्ट में है तो लिखिए नॉट टैक्सेबल, मेगा एग्जम्पशन में है तो लिखिए एग्जम्प्टेड। अच्छा, रेलवे हो गया जी, एयर हो गया जी। अब क्या बना, मोनो रेल, मेट्रो रेल, ट्रामवे। मजे लीजिए, आम आदमी का सफर है ये तो। अच्छा, वाटर। वाटर में इनलैंड वाटर, इनलैंड वाटर मतलब नदी नहर, भारत के अंदर अंदर इनलैंड वाटर, मजे कीजिए मजे, एग्जम्प्ट। अच्छा, समुद्री यात्रा करना चाहते हैं, भारत के समुद्र में यात्रा करना चाहते हैं, अगर ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है तो मजे कीजिए, अगर घूमने के पर्पज से, टूरिज्म के पर्पज से गए थे तो पिट जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है साहब, ध्यान से देखिए, अभी तक एक ही एंट्री, मेगा एग्जम्पशन का एक ही हिस्सा है, बाकी नेगेटिव लिस्ट में हम ऑलरेडी अपने मेन क्लास में ये डिटेल में कवर कर चुके थे। रोड, स्टेज कैरेज एग्जम्प्ट जी, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज यहां पर आएगा, फिर से यहां पर आएगा, ध्यान से देखिएगा। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज, नॉन एसी बस, मीटर कैब, मीटर कैब क्या याद कराया था, हाथ हिला के रोका तो आम आदमी कहलाए, मजे करोगे, नेगेटिव लिस्ट। और मोबाइल का ऐप दबाया और ऐप दबाते ही आ गया टैक्सी, तो उसे कहते हैं रेडियो टैक्सी, वो टैक्सेबल हो जाएगा, है ना। तो ये एंट्री नंबर 23 ने कॉन्ट्रैक्ट कैरेज को कवर किया है, लेकिन रेडियो कैब, चार्टर्ड, टूरिज्म वगैरह के पर्पज से अगर बस आपने हायर किया वो सब टैक्सेबल होगा, हमने डिटेल में क्लास में किया था इसको। रोपवे, केबल कार और एरियल ट्रामवे, जय माता दी, याद आया, हाँ जी, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी एंट्री नंबर 23 यानी एग्जम्प्ट है। ये था इंसान का सफर, अच्छे से देख लीजिए। ठीक है साहब, अब हम सामान का सफर देखें। सामान का सफर, अगर हवाई यात्रा की सामान महंगा पड़ेगा, भाई साहब सामान को हवाई यात्रा से ना भेजें, महंगा पड़ेगा, ध्यान रखिए। सिर्फ माफ हम किनको कर रहे हैं, जो बाहर से इंडिया तक आते हैं, जो बाहर से इंडिया तक आते हैं उनको माफ कर रहे हैं। और भारत के अंदर कहीं भी आपने हवाई यात्रा में अपने सामान को कैरी करवाया, सामान के लिए एक्स्ट्रा पैसे पे किए हैं, सर्विस टैक्स टैक्सेबल हो जाएगा। रेलवे में राम और एनएफसीएफ, कहा था ना एनएफसीएफ पढ़ना है, एनएफसीएफ पढ़ लेंगे हम। राम और एनएफसीएफ और रेल इक्विपमेंट, ये क्या है, रेल इक्विपमेंट, रेलवे के इक्विपमेंट्स होते हैं ना, रेल इक्विपमेंट्स, उनको अगर आपने कैरी किया तो एंट्री नंबर 20-21 में एग्जम्प्ट होगा। 20-21 आप पढ़ेंगे ठीक से एग्जाम के लिए। और अगर रेलवे से कुछ और आपने कैरी करवाया, भाई साहब पिट जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएगा। वाटर, भारत के अंदर वाटर नॉट टैक्सेबल, समुद्र के अंदर वाटर, बाहर से
बाहर से अगर कस्टम स्टेशन तक आए तो नॉट टैक्सेबल, और इंडिया में आए तो फिर यहां पर देखना पड़ेगा क्या राम एनएफसीएफ और रेलवे के इक्विपमेंट्स मटेरियल नॉट टैक्सेबल। एंट्री नंबर 2021 बहुत आ रहा है, इसीलिए तो कहा मैंने एंट्री नंबर 2021 अच्छे से एक बार देख के जाइएगा, और अदरवाइज वो टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है जी। रोड में जीटीए की सर्विस फिर से आ गया। देखिए अगर 1500 और 750 इकट्ठा या एक एक सिंगल, 1500 और 750 तक की वैल्यू है तो एंट्री नंबर 2021 कवर करता है, नॉट टैक्सेबल। और अदरवाइज अगर राम एनएफसीएफ है फिर से 2021 कवर करता है, नॉट टैक्सेबल। और अदरवाइज है तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। नॉट टैक्सेबल नहीं, मुझे एग्जम्प्ट करना चाहिए। 2021 एंट्री बहुत जगह काम आया भाई, एक एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में भी काम आया था 2021, यहां भी 2021 काम आ रहा है ना, तो उसको देखना एक बारी। और कुरियर एजेंसी के लिए मतलब कि सामान आपने कुरियर करवाया है तो टैक्सेबल हो जाता है, किसी और मोड से किया है तो नॉट टैक्सेबल है। सर ये कौन सा मोड है भाई? लोकल आपने कोई सामान एक जगह से दूसरे जगह भिजवाया, उस पे जो आपसे पैसे चार्ज किए, ना वो जीटीए की सर्विस है ना वो कुरियर एजेंसी है, तो नॉट टैक्सेबल है। आपने एक एक से टेम्पो रुकवाया, टेम्पो पे अपना सामान डलवाया, कहा भाई साहब दूसरे मोहल्ले में छोड़ाओ, उस मोहल्ले में छोड़ के आपसे पैसा लिया, नॉट टैक्सेबल। ना वो कुरियर एजेंसी है ना वो जीटीए है। ठीक है जी। तो ये सामान का सफर है, इसमें भी हमने कुछ डिटेल में किया है। और 2021 नंबर एंट्री बार बार आ रहा है, मैं उसको अभी दिखाऊंगा, उसमें एक चेंज भी है, अमेंडमेंट भी है, करना एग्जाम के लिए। अंत आ गया साहब। वैसे तो अंत अच्छा होना चाहिए, भला होना चाहिए, लेकिन सर्विस टैक्स में अंत भला ही है। सर्विस टैक्स में सर्विस टैक्स लेवी नहीं होता है। अंत के किसी भी कार्यक्रम के लिए सर्विस टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा, रिवीजन हुआ होगा। अच्छा, अब सर आपने ना फटाफट करके हमें पढ़ा तो दिया, लेकिन ये जो पीपीटी है ये हमें कैसे मिलेगा? पीपीटी आप तक पहुंचाने की व्यवस्था मन में, सर ये तो पहले ही हम सोच रहे थे। आराम से एक बार और जरूरत पड़े तो दोबारा मैं ये यूट्यूब पे भी अपलोड करवा दूंगा, तो एक बार दोबारा भी देख लीजिएगा। इसको एग्ज़ाम से पहले 1 2 बार 3 बार अच्छे से करके जाइएगा, पढ़ के जाइएगा। और पीपीटी जब आप यूट्यूब पे देखेंगे तो पीपीटी आप पॉज करके उसको कॉपी भी कर सकते हैं। कॉपी कर सकते हैं कि इसमें ये सब लिखा हुआ है। मुश्किल से आप अगर 1 घंटा लगाएंगे तो ये सारा कॉपी हो जाएगा, 1 घंटे में कॉपी कर लेंगे मुश्किल से। फिर भी कुछ खास और कॉम्प्लिकेटेड जो पीपीटी है वो मैं फेसबुक पर अपने शेयर करता रहूँगा। फेसबुक से आप वहाँ से कॉपी करते रहना, फेसबुक पे भी शेयर करता रहूँगा। ठीक है जी। अच्छा, मैं आज की क्लास इसी चीज़ के लिए आया था, लेकिन साथ साथ कुछ आपके बुक में चेंजेस कराने हैं। पेज नंबर मैं बता रहा हूँ, आप उसको एक बार चेंज कर लीजिएगा। पेज नंबर 216 पर आइएगा, 216। पेज नंबर 216। ये मेगा एग्जम्पशन में मिलेगा, है ना? ये तो इसमें है नहीं, दूसरा। ठीक है, पेज नंबर 216 पर आइएगा, 215 पे आइए। पहले चेक कर लीजिएगा एक बार, आ रहा है सब? अभी मैंने पॉज किया था। ठीक है, चल रहा है कि नहीं देख लीजिएगा। 215 पर आइए। पहले यहाँ पर एक चेंज आया बेटा, नहीं ठीक है, आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है। एक तो ये एंट्री नंबर करेक्ट कर लीजिएगा, 12 है। 11 के बाद ये 12 है, मिस प्रिंट है, ये 12 है। 12 वाले एंट्री में ना
1 अप्रैल 2015 से चेंज है जो आपके एग्जाम में यूज होगा। इसमें जैसे क्या क्या चीजें एग्जाम्प्ट देखिए ना, सर्विस प्रोवाइडेड बाई अ परफॉर्मिंग आर्टिस्ट इन फोक और क्लासिकल आर्ट, म्यूजिक, डांस, थिएटर, ये एग्जाम्प्ट है, ठीक है। लेकिन अगर यही ब्रांड एम्बेसडर की तरह करेंगे तो टैक्सेबल हो जाता है, ब्रांड एम्बेसडर टैक्सेबल हो जाता है, ठीक है ना, एक्सक्लूडिंग ब्रांड एम्बेसडर। ये जो एग्जाम्प्ट है, ये एग्जाम्प्ट है तभी जब जो पैसा लिया जाए एक लाख से ज्यादा ना हो, ठीक है ना, 1 लाख से ज्यादा ना हो। अगर 1 लाख से ज्यादा पैसा लिया गया, 1 लाख से ज्यादा लिया गया रुपया, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। ये 1 अप्रैल 2015 ऑनवर्ड्स अप्लीकेबल है। अब फटाफट नोट कर लीजिएगा, 216 पेज पर आइए। यह है एंट्री नंबर 2021। यहां पर बी नंबर रिप्लेस हो जाएगा, ये बी जो है ये कट जाएगा और ये 1 मार्च 2015 से इस बी के जगह पर आ गया है मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन इंक्लूडिंग फ्लोर, पल्स और राइस, ठीक है ना। अब आपको याद है उसमें हमने एक बनाया था राम NFCF बनाया था ना ये, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी वो चेक कर लीजिएगा, कोशिश कीजिएगा तो बन जाएगा। ए से बन गया एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है। ये बन गया कॉटन, ये बन गया मिलिट्री डिफेंस, तो ये मिलिट्री M से बन गया मिलिट्री। फिर ये R से रिलीफ ले सकते हैं, रिलीफ मटेरियल, न्यूज़पेपर वगैरह N से बन गया, ठीक है। और फर्टिलाइजर F से बन गया और एक F बचा रह गया, वो फूड के लिए आ गया, फूड आइटम जिसमें मिल्क, सॉल्ट, फूड ग्रेन, फ्लोर, पल्स, राइस ये आ गया। तो ये बार बार मैंने यूज किया ना अभी पीछे राम NFCF, तो वो इसके लिए है एंट्री नंबर 2021, ठीक है। तो एक तो ये चेंज है, उसके बाद एक 26A में आइए, 26A एंट्री में एक नया आ गया, इसमें वरिष्ठ पेंशन बीमा, ये आया है 1/4/2015 से, ठीक है। एक एंट्री नंबर 29, इसमें ये जो है ना CDE, ये टैक्सेबल हो गया, ठीक है। 32 नंबर एंट्री टैक्सेबल हो गया, एक और है लास्ट एंट्री नंबर हेल्थ के लिए था 2, 2A और 3, ये हेल्थ वाला है ना 2, 2A और 3, इसमें 1 अप्रैल से 1, 2 और इसमें जुड़ गया, वो लिख लीजिए। D नंबर, ये 1 अप्रैल 2015 से इसमें जुड़ गया, सर्विसेज प्रोवाइडेड
by way of transportation of patient in ambulance other than those specified in A above. ए में भाई आप अगर किसी पेशेंट को हॉस्पिटल ले जा रहे हो तो एक तो वहाँ का एम्बुलेंस की सेवा होती है, उसके बाद भी एम्बुलेंस की किसी भी प्रकार की सेवा पेशेंट के लिए, अगर पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने के लिए ले जा रहे हैं, वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं, शिफ्टिंग के लिए हो रहा है, सिर्फ शिफ्टिंग के पर्पज से हो रहा है, तो वो एम्बुलेंस कंफ्यूजन में था कि टैक्सेबल होगा कि नहीं होगा। ये नोटिफिकेशन से उन्होंने इसको भी एग्जम्प्ट कर दिया है। ये सब जितने भी मैंने मेगा एग्जम्पशन के चेंजेस बताए ना, वो सब नवंबर 2015 में एप्लीकेबल हैं आपके सी इंस्टीट्यूट के मुताबिक उन्होंने बता रखा है कि ये सब एप्लीकेबल होगा। ठीक है। अच्छा, एक कंफ्यूजन बच्चों को है नवंबर के एग्जाम के लिए कि एक्साइज का रेट क्या लेंगे। देखिए, जो फाइनेंस एक्ट 2015 से चेंजेस हैं, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, आप नवंबर 2015 में एप्लीकेबल मत करना। फाइनेंस एक्ट 2015 ने जो चेंज किया, चाहे वो किसी भी डेट से एप्लीकेबल हो, आपके एग्जाम का नहीं है। तो जो एक्साइज ड्यूटी का चेंज आया 12.36 और नया जो है वो सिर्फ 12% है, ये चेंज हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। हमें यही लेना है 12.36। तो जो आपने क्लास में पढ़ रखा है 12.36 वही लेना है। सीवीडी भी इसी के ऊपर बेस बन जाएगा, सीवीडी सब कुछ वही लेना है, क्योंकि जो भी फाइनेंस एक्ट 2015 से चेंज है वो आपके नवंबर 2015 में एप्लीकेबल नहीं होगा। जो नोटिफिकेशन से चेंज है इनडायरेक्ट टैक्स में, वो एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है आप अच्छी तैयारी कर रहे होंगे और ये जो वीडियो है ये आपके लिए इफेक्टिव होगा, बेनिफिट होगा। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, गुड लक। बहुत बढ़िया से एग्जाम देना, बहुत अच्छा करना। बाय, गुड लक। बहुत बढ़िया करेंगे, बहुत अच्छे से करना। लव यू ऑल, बाय बाय।